नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हवाले से। रिलायंस इंडस्ट्री ने बयान जारी कर किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने की कोशिश की। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपने आप को दूर रखते हुए कहा कि उसका कभी किसी तरह के किसानों की जमीन की खरीद या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ना तो कोई रिश्ता रहा है और ना इस बारे में कोई विचार है। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने साफ किया कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी और ना ही खेती के लिए कोई जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने साफ किया कि उनसे कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिलायंस ने यह भी कहा कि वो किसानों के साथ हैं लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। हमारे साथ देखिए दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त हैं और विजय सरदाना हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट हैं। जल्दी से पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, जिस तरीके से रिलायंस को अब ये साफ आकर कहना पड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा गया कि भाई उनका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो ऐसा कोई व्यापार करते हैं, तो क्यों उनको इसमें घसीटा गया? देखिए, बिल्कुल इस बयान को अगर हम बारीकी से पढ़ें तो इससे दो तीन चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाती है। रिलायंस ने एक तो ये साफ किया है कि जो 3 किसान कानून जिनको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है और जिसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका इन तीनों ही किसान कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो रिलायंस कॉर्पोरेट फार्मिंग में है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है और ना ही उसका भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा है, ना ही उसके पास कोई ऐसी जमीन है जो खेती के लिए खरीदी गई है। इसके अलावा रिलायंस ने एमएसपी को लेकर के भी अपनी बात सामने रखी है। रिलायंस का साफ ये कहना है कि वो किसानों से सीधा नहीं खरीदती बल्कि उसके सप्लायर खरीदते हैं और सप्लायर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि एमएसपी पर ही खरीदा जाए। साथ ही रिलायंस ने यह भी कहा है कि उसने कभी भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है जिसमें कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया गया और उसमें कम दाम में फसल खरीदी गई हो। ऐसा ना तो अभी तक हुआ, ना ही आगे होगा। साफ साफ रिलायंस ने इस बयान में यह भी कहा है कि जो किसान है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक जो हुड़दंग हुआ इस पूरे घटनाक्रम में किसानों की आड़ लेकर के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण जिस तरीके की हिंसा की, जिस तरीके का हुड़दंग किया, उसकी वो निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। तो रिलायंस ने एक तरह से ये पूरी बातें अभी तक, चूंकि रिलायंस का नाम लेकर के कई तरह की बातें फैलाने की कोशिश की जाती रही है इस पूरे आंदोलन में, तो उनको लेकर के रिलायंस ने अब सामने आकर के अपना पूरा बयान दिया है। और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि रिलायंस को लेकर के इस मामले में जितने भ्रम रिलायंस का कहना है कि जितने भ्रम उसको लेकर के थे वो दूर होंगे इस बयान को लेकर के। आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होनी है सरकार और किसानों के बीच। पिछली बैठक काफी सकारात्मक दौर पर खत्म हुई थी जब किसानों की 2 मांगे सरकार रजामंद हो गई थी और बाकी चीजों पर चर्चा के लिए आज का दिन रखा गया था। तो आज की बैठक से ठीक पहले रिलायंस का बयान आना और अपनी तरफ से पूरी तस्वीर साफ कर देना, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये मामला किसी तरीके से सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट विजय सरदाना भी हैं। विजय जी, आप देखिए बहुत बखूबी और बारीकी से इनको समझते होंगे। एक किसान के मन में ये कितनी बड़ी भ्रम की स्थिति तब पैदा होती है जब ऐसी कंपनी के बारे में कह दिया जाए जो ये काम ही नहीं करती, जो इस व्यापार में है ही नहीं और ना ही वो सीधे अनाज खरीद रही है, उसको खुद कंपनी को आपके सामने से क्लियर करना पड़े। वो कितनी भ्रम की स्थिति पैदा करती है किसानों के मन में, और क्या सिर्फ कह देने भर से एक किसान मान लेता है? देखिए, दुख की बात क्या है, इस देश में लिटरेसी लेवल खासकर किसानों में बहुत कम है। आप आज अभी अपने कैमरामैन को अगर भेजेंगे प्रोटेस्ट साइट पर और किसानों से अगर आप पूछें कि आप में से कितने लोगों ने कानून पढ़े हैं, 99% लोगों ने कानून पढ़े ही नहीं। और यहां तक कि बहुत सारे पैनलिस्ट आपके प्रोग्राम में आते हैं, उन्होंने कानून पढ़े हैं लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इतना गलत करते हैं, जो कानून में लिखा हुआ नहीं है वो ये बताने की कोशिश करते हैं और जो लिखा हुआ है वो उनको समझ में नहीं आता है।
तो प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन क्राइसिस खड़ा कर दिया गया है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, क्योंकि इसमें उनका पॉलिटिकल स्वार्थ है कि जब तक किसान सड़क पे रहेगा उनकी राजनीति चलती रहेगी, और अगर किसान घर पे चला गया तो उसकी राजनीति क्या करेगी। तो ये एक दुख की बात है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ लोग इस देश के तरक्की में बाधक हैं। और सच्चाई ये है कि कोई भी कॉरपोरेट, जिस तरह से भारत में आज जमीनों का रेट है, कोई भी कॉरपोरेट खरीद के जमीनें अगर चाहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, इसमें कोई बिजनेस लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। जमीनें इतनी फ्रेगमेंटेड हैं, एक एक 1.5 एकड़ के आपके प्लॉट्स हैं, कितनी जगह जाके वो रजिस्ट्री कराएगा, कितने लोगों के झगड़े झेलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पंजाब के अंदर ही फॉर एग्जांपल एयरटेल ने एक 300 एकड़ का प्लॉट लीज पे पंजाब की सरकार से लेके काम शुरू किया था। वो आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसमें कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कॉरपोरेट आने से हमारी जमीनें चली जाएंगी, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कॉरपोरेट को खेती ही करनी है तो भाई साहब अफ्रीका में बहुत सस्ती जमीन मिलती है, वहां की जमीन की क्वालिटी हमारे यहां से अच्छी है। कनाडा की सरकार आपको वर्चुअली फ्री जमीन दे रही है, साथ में सब्सिडी दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की कह रही है सरकार जितनी जमीन चाहिए हमसे ले लो, फ्री में ले लो, आके काम तो करो। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉरपोरेट्स को दुनिया में अगर काम करना है तो भारत के अलावा बहुत सारे देश हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सब्सिडी बहुत ज्यादा है, आप आराम से आयात कर सकते हो। मैं सीधा रास्ता अपनाऊंगा या अननेसेसरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में भारत के छोटे छोटे किसानों के साथ उलझूंगा? कोई कॉर्पोरेट का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। और जो लोग कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग आने से कंपनियां कब्जा कर लेंगी, वो सिर्फ या तो अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं या उनकी नीयत है किसानों को भड़काए रखने की। इसके पीछे कोई मुझे कमर्शियल लॉजिक या इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उम्मीद जताई कि इससे कृषि सुधारों के बारे में जारी भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी। किसान आंदोलन को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपना एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉरपोरेट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं और एमएसपी पर ही हम लोग सप्लायर किसानों से सीधा खरीदते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से बड़े प्लेयर्स के आने से भी बताने से थोड़ा भ्रम दूर होगा जो विपक्ष फैला रहा था? नहीं, देखिए, जिस तरह से बयान आया है ये सही है कि हर चीज़ को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा ख़रीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। एमएसपी से नीचे ख़रीदने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए, जो भ्रम की स्थिति है वो आपको लगता है कि जब ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज सामने आती है और बताती है कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं, तो भ्रम की स्थिति थोड़ी छटेगी, दूर होगी? देखिए, एक उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि लगातार रिलायंस को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो राजनीतिक हों या फिर जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी तरफ से भी। और जो राजनीतिक आरोप थे वो किसानों के बीच में ज़्यादा लगाए जा रहे थे और किसानों के बीच भी एक भ्रम की स्थिति बनी थी। ये किसानों से बातचीत करने पर भी समझ में आती थी। तो लेकिन इस तरीके से पूरा बयान सामने आने के बाद और बयान में जिस तरीके से रिलायंस ने साफ किया है कि ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, ना कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है और ना ही उसका भविष्य में करने का इरादा है। साफ उसने कहा है इस बयान में कि वो जमीन, खेती की जमीन कभी नहीं खरीदेगी, ना ही उसने खरीदी हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग करने के लिए। रिलायंस ने साफ ये किया है कि वो किसानों से भी सीधा सामान नहीं खरीदती, उनके सप्लायर खरीदते हैं और ये इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि एमएसपी के दाम पर ही किसानों से खरीदा जाए। तो एक तरह से कई तरह के आरोप जो लगातार लगाने की कोशिश की जा रही थी या बात की जा रही थी, राजनीतिक बयानबाजी भी हमने देखी कि इस पूरे दौर में बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें कई राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए और बिना किसी पुख्ता जानकारी के, क्योंकि किसी के खिलाफ बोलने के लिए आपको कोई जानकारी हो, तथ्य हो, ये होना ज़रूरी नहीं है। तो कई तरह की बातें इस दौरान सामने आई थी। लेकिन अब इस बयान के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक जो भ्रम के बादल छटे लगे हुए थे उनको छटने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि रिलायंस ने अपनी तरफ से अपनी पूरी बात स्पष्ट कर दी है।
विजय जी, आपको क्या लगता है? देखिए, रिलायंस की तरफ से बात अपनी पूरी तरीके से स्पष्ट की गई, आज 7वें दौर की बातचीत भी होनी है। आपको क्या लग रहा है कि जो भ्रम की स्थिति किसानों के दिमाग में या दिल में रही होगी वो दूर हुई होगी? देखिए, जो किसान इस कानून को पढ़ रहा है और समझ रहा है उसको कोई भ्रम नहीं है। भ्रम उन नेताओं को है जो किसानों को भड़का रहे। जैसा मैंने पहले कहा, कल भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ किसान नेताओं के बयान देख रहा था। उनका अब ये कहना है कि साहब, इन कानूनों से किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो ये ईगो का सवाल है, अब तो ये प्रेस्टीज का सवाल है। हम तो सरकार को झुकाने के लिए आए हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि कानून में क्या लिखा हुआ है। अब सवाल अब ये आता है कि अगर आपके पास लॉजिक नहीं है और आप उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की वार्ता में भी कोई बात निकलेगी। क्योंकि जब आप खुले मन से समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अगर कोई अपनी बात समझाना नहीं चाह रहे हैं, सामने वाले की बात समझना नहीं चाह रहे हैं, एक प्री डिसाइडेड पोजीशन से इसलिए जा रहे हैं कि हमें सरकार को झुकाना है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ संसद का अपमान ही करना है, हमें और कुछ नहीं सुनना है, तो फिर आप आगे की बात कैसे कर सकते हैं? फिर तो यही है कि संसद अपना काम करेगी और जिन लोगों को सड़कों पे बैठना है वो बैठे। ये किसानों के हितैषी तो नहीं हो सकते, ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और यही चिंता की बात है, क्योंकि आज 40 लोगों में अगर एक भी आदमी समझदारी की बात करेगा तो बाकी लोग उसको गद्दार घोषित कर देंगे। आप समझिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स। इसलिए 40 लोगों में कोई अगर समझदार भी होगा, वो भी इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसको अब अपनी पर्सनल इज्जत का सवाल है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो भी कहेगा कि चलो हम सरकार की बात सुन लेते हैं, बाकी सब मिलकर कहेंगे देखो ये गद्दारी कर रहा है, ये धोखा दे रहा है। तो आज स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि अब ये इशू लॉ का नहीं है, ये इशू किसानों का नहीं है, अब ये नेताओं का पर्सनल प्रेस्टीज बन के रह गया है। अब इसको सरकार कैसे हैंडल करती है ये देखना होगा। ठीक है सर, आप रहिए साथ। वहीं महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने रिलायंस के बयान का स्वागत किया। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनबट ने उम्मीद जताई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में रिलायंस के बयान के बाद किसानों को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा। अडानी अंबानी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग किसानों की ज़मीन हड़प करेंगे। उसके बारे में रिलायंस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि वो किसी की ज़मीन ना अभी तक हड़प किए हैं, ना करना चाहते हैं। ये सरासर गलत बात किसानों में फैलाई जा रही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने के लिए ये कानून बनाया गया है। असल में ये बात है नहीं। जो कानून बना है उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी हालत में किसान के ज़मीन पे ना तो कर्जा ले सकती है, ना उसके ज़मीन पे कब्जा कर सकती है। तो चाहते हुए भी ये कंपनियां ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि कई सालों से महाराष्ट्र में, पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी भी किसान की ज़मीन अभी तक किसी कंपनी ने छीनी नहीं है, बल्कि किसान काफ़ी खुश है। इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको मालूम होता है कि हमारे उपज को क्या दाम मिलने वाला है और हमने कितने टन ये धान पैदा किया या फसल पैदा की तो उसका कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये सरासर झूठी बात है कि रिलायंस या अंबानी या अडानी ये किसानों की ज़मीन हड़प करने वाले हैं, सरासर झूठ है। और विक्रांत, देखिए, रिलायंस ने जब अपना पक्ष क्लियर किया, साफ किया, तो उसके बाद कई संगठन हैं, शेतकारी संगठन ले लीजिए, इनके अध्यक्ष और कई लोग अब खुलकर सामने आ रहे हो, कह रहे हैं कि भ्रम अब टूटेगा। देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि किसानों में शुरुआत से दो बड़े धड़े नजर आ रहे थे अर्पिता। क्योंकि एक किसानों का धड़ा जो पंजाब और हरियाणा से संबंध रखता है, जो इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, वो लगातार इसका शुरुआत से विरोध कर रहा था। आंदोलन पर भी वही लोग बैठे हुए थे, जबकि देश के बाकी राज्यों से हमने उस तरीके का विरोध नहीं देखा। ना ही वहाँ के किसान सम्मिलित हुए, ना ही उन्होंने विरोध किया। कई किसान संगठनों ने आ करके यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुलाकात की और कई किसान संगठनों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इन 3 किसान कानूनों को वापस लिया गया तो वो लोग आंदोलन कर देंगे। तो यानी किसानों में भी दो मुख्य रूप से बातें सामने आ रही थी और यही कारण है कि कई किसान संगठन हो या किसान हो, बड़े उनकी एसोसिएशन हो, वो लोग ये जानते हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि इनका इस बिल से उनका फायदा होगा। इसी कारण वो लोग आकर के सरकार से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो शुरुआत से 2 धड़े बने हुए हैं, जबकि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तीनों किसान कानूनों को वापस
वापस लिए बिना बात नहीं बनेगी। तो किसानों के कई ऐसे संगठन हैं जो ये मानते हैं कि इन किसान कानूनों से किसानों को फायदा मिलेगा, और जो छोटे किसान अभी तक अपनी फसल को बेचने के उनके पास उतने विकल्प नहीं थे, इन कानूनों के बनने के बाद उसके विकल्प के रास्ते भी खुलेंगे। तो एक ये उम्मीद की जानी चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब अपना बयान जारी किया है तो उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, कम से कम उन सवालों का जवाब अब जनता के सामने है। ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। अमित, देखिए, रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा गया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और सीधे तो अनाज भी नहीं खरीदते हैं। एमएसपी पर भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। वहां अगर किसानों से अगर आप बात कर पाए या बात की हो आपने, तो वो क्या सोचते हैं अब इस बयान के बाद? जी अर्पिता, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने किसानों से बातचीत की थी रिलायंस के बयान पर, और खासतौर से जो भ्रम था किसानों के बीच में रिलायंस को लेकर, कॉर्पोरेट घरानों को लेकर, वो भ्रम टूट गया है। अब रिलायंस ने अपने बयान में साफ साफ यह कह दिया है कि अब वो डायरेक्ट फसल जो है एग्रीकल्चर वो किसानों से नहीं खरीदते हैं, और वो जो सप्लायर होते हैं वो एमएसपी पर ही खरीदते हैं। इसके अलावा कभी भी रिलायंस जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को नहीं अभी तक खरीदा है, और ना ही इन फ्यूचर खरीदेगा, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सेक्टर में है, ना ही उनका आगे से कोई मन भी है कि आगे इस पूरे मसले में वो आएंगे। तो लिहाजा जब मैंने किसानों से इस पूरे मामले में बातचीत की है तो उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि रिलायंस ने जिस तरीके से बयान जारी किया है उसका उन्होंने स्वागत किया, और रिलायंस ने खासतौर से कहा कि वो किसानों के साथ है, लेकिन जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके साथ वो नहीं है। जब मैंने इस पॉइंट पर भी किसानों से बातचीत की है तो किसानों ने कहा है कि वो भी नहीं है उन लोगों के साथ जो तोड़फोड़ कर रहा है, क्योंकि वो किसान नहीं हो सकते। तो खासतौर से जो कंफ्यूजन था, जो भ्रम था किसानों के बीच में, रिलायंस के इस बयान के बाद से वो भ्रम, वो कंफ्यूजन वो दूर हुआ है, और यहाँ के किसान ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सेक्टर को लेकर कॉर्पोरेट घरानों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, तो रिलायंस के इस बयान के बाद से उन सवालों पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही रिलायंस ने ये बयान जारी किया उसके बाद मैंने किसानों से बातचीत की, और कंफ्यूजन जो भ्रम था वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अर्पिता। विजय जी, देखिए, भ्रम की स्थिति कितनी पैदा हो गई होगी कि एक बड़े कंपनी को खुद ही आकर सामने ये सफाई देनी पड़ रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का भी कोई इरादा नहीं है, और अभी तक उनसे कोई लेना देना भी नहीं था। यानी किस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, किस तरीके से भ्रम तैयार किया गया है। देखिए, मैं पहले से ही आपको कह रहा हूं, और पहले दिन से ये कह रहा हूं कि कोई भी अगर किसान इन कानूनों को पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा, उसको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें उसके खिलाफ कुछ नहीं। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना स्वार्थ किसानों के स्वार्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने किसानों को भड़काया, उन्होंने अपने स्वार्थ और अपनी राजनीति के लिए किसानों को गलत रास्ता दिखाया। आज वो लोग इसलिए बात करने को तैयार नहीं है, नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई आधार ही नहीं है। नहीं तो पिछले 60 दिन में आप मुझे बता दीजिए कि आज तक कोई किसान नेता ये क्यों नहीं बता पाया कौन सी लाइन उनको पसंद नहीं है, कौन सा क्लॉज उनको पसंद नहीं है, कौन से सेक्शन में वो फेरबदल चाहते हैं। अब उनका ये कहना बहुत साफ है कि साहब, हमें किसानों के हक से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ राजनीति करने आए हैं, हमें तो राजनीति चमकानी है, किसान जाए भाड़ में। अब ये स्थिति आ गई है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये 40 नेताओं में अगर कोई जरा भी समझदारी भी दिखाने की कोशिश करेगा, बाकी स्वार्थी नेता उसको बदनाम कर देंगे कि देखो ये सरकार से मिल गया, ये सरकार से पैसे खा लिए या कॉर्पोरेट घराने से पैसे खा लिए, ये अब उसको बदनाम कर देंगे। अब समस्या ये है कि यहाँ जो लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं, आप ये देखेंगे कि उनमें से कुछ नेता ज्यादा बोलते हैं और बहुत सारे नेता खामोश रहते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि गलत नहीं है ये कानून। लेकिन अब राजनीति की बात ऐसी आ गई है कि अब बोल के तो हम बड़ी बड़ी बातें बाहर आ गए हैं कि हम सरकार के घुटने टिकवा देंगे, हम सरकार को झुका देंगे। अब हम अंदर जाके कैसे बात कर लें? तो अब ये कुछ राजनीतिक नेताओं की शय पे जो कुछ किसान नेता खड़े हो गए हैं, अब ये उनके ईगो का सवाल है, ये उनके प्रेस्टीज का सवाल है। ये अपनी झूठी शान और झूठी इज्जत के चक्कर में देश के किसानों को भड़का रहे हैं, देश का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, देश के जो तरक्की वाले लोग हैं, जो इन्वेस्ट करती हैं कंपनियां, उनको बदनाम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी राजनीति है जो देश का नुकसान करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है।
मेरे को लगता है किसान भाइयों को अब ये समझना चाहिए कि जिन नेताओं के भरोसे वो यहाँ बैठे हैं, क्या वो वास्तव में उनके शुभचिंतक हैं? अगर ये किसान लोग अपने नेताओं से तो पूछें कि कौन सी लाइन आपको पसंद नहीं है। आपने हमें तो कह दिया कानून वापस करिए, लेकिन कौन सी लाइन पसंद नहीं है, जरा ये नेता अपने किसानों को तो समझाएं। वो लाइन लिखी हुई कहां है, ये तो दिखाएं। कुछ नहीं है, अब ये सिर्फ राजनीति है। इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई इकोनॉमिक आधार नहीं है, कोई किसानों का इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ राजनीतिक लोगों के। ठीक है, देखिए इस बीच दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी रिलायंस के बयान का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इस बयान से लोगों के मन में जो भ्रम था वो खत्म होगा। रिलायंस ने कहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो किसान है जो सही है वो कभी भी ना तोड़फोड़ कर रहा है, वो शांति से अपना धरना दे रहा है, शांति से यहाँ रह रहे हैं। विक्रांत, यानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये बयान जो है वो सामने आने के बाद एक चीज तो तस्वीर में साफ दिख रही है कि अब भ्रम की स्थिति टूट रही है। कई संगठन खुलकर अब समर्थन करते नजर आ रहे हैं, किसान संगठन, किसान नेता और किसान खुद अब ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, भ्रम टूटेगा उनके बीच। देखिए कितनी सफलता मिलती है ये अभी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा अर्पिता, लेकिन एक बात एकदम साफ हो गई है कि रिलायंस को लेकर के चूंकि उनका नाम लेकर के उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए रिलायंस का सामने आकर के अपना बयान देना और अपनी तरफ से सारी तस्वीर को साफ करना ये दिखाता है कि कंपनी ये बताना चाहती है लोगों को और किसानों को खास तौर से कि उसके नाम को राजनीतिक स्वार्थ और बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण लगातार उछाल रहे थे, क्योंकि इस बयान में ने साफ किया है कि इन तीनों ही किसान कानूनों को लेकर के जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इन आरोपों से, इन चीजों से उसका कोई संबंध नहीं है। तीनों किसान कानूनों से उसके व्यवसाय का, उसका किसी तरीके के कामकाज का कोई संबंध नहीं है। और साफ साफ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बार बार उसकी बात की जा रही थी कॉर्पोरेट फार्मिंग की, एक भ्रम किसानों के मन में ये फैलाया जाता था कि उनकी जमीन खरीद ली जाएगी। तो अभी जो सरदाना साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि भारत में जो जमीन के दाम है उसको खरीद करके खेती के लिए इस्तेमाल कर पाना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहा है, क्योंकि उसको बाप दादाओं से मिलती आ रही है, वो उस जमीन पर खेती कर सकता है। लेकिन नया व्यक्ति अगर उसे खरीद करके खेती करेगा तो वो बड़े पैमाने पर एक प्रैक्टिकल चीज नहीं नजर आती। तो कई चीजें साफ की है रिलायंस ने अपने बयान से कि एक तो वो कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है और ना ही उसका भविष्य में ऐसा आने का कोई इरादा भी है। साफ साफ उसने ये भी कहा है कि एमएसपी पर ही उसके सप्लायर खरीदते हैं और कभी भी उसने लॉन्ग टर्म कोई एग्रीमेंट किसानों के साथ नहीं किया जिसमें फसल के कम दाम दे करके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया गया हो, और ना ही भविष्य में ऐसा किया जाएगा। तो अपनी तरफ से रिलायंस ने तमाम वो सवालों के जवाब दिए हैं जो अक्सर राजनीतिक विरोधी या फिर जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, व्यवसायिक प्रतिद्वंदी, उनके जरिए फैलाए जाते थे। और इसके पीछे क्या किसी तरह की साजिश है या क्या चीजें हैं, उन चीजों की तरफ सरकार बातचीत करेगी। हालांकि किसानों को संबोधित करते हुए, क्योंकि किसान ही सबसे बड़ा इस मामले में पक्ष है, रिलायंस ने अपनी तरफ से किसानों को तमाम बातों पर स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है विक्रांत, साथ रहिए आप। इस बीच अमित, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। अब कई किसान जो है वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि जो ये बयान रिलायंस की तरफ से आया है वो दरअसल उनके बीच जो संशय या भ्रम की स्थिति थी उसे दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक सकारात्मक रूप दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, जैसे ही रिलायंस ने यह बयान जारी किया उसके बाद मैंने खुद बातचीत की है यहाँ के किसानों से और उन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन था, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, वो स्थिति कहीं ना कहीं अब खत्म होती नजर आ रही है। और वही 2 बजे जो है सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत होनी है। लेकिन खासतौर से जो रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक उन्होंने कोई एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीदी है, ना ही आगे खरीदने का कोई इरादा है। इसके अलावा जब भी उनके सप्लायर जो है उन्होंने फसल खरीदा है वो MSP रेट पे ही खरीदे हैं और कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका आने का कोई इरादा नहीं है, ना ही वो करते हैं। तो जो ये सफाई, जो ये बयान जारी किया गया, जो अब तक जो भ्रम था, जो कंफ्यूजन था किसानों के बीच में, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, भ्रम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये जो रिलायंस का बयान है वो किसानों तक पहुंच रहा है, तो किसान जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को टारगेट कर रहे थे और खासतौर से रिलायंस का नाम लेकर उसे टारगेट कर रहे थे, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये रिलायंस का बयान किसानों तक पहुंच रहा है, उसके बाद जो भ्रम है, वो कंफ्यूजन है, वो दूर
होता जा रहा है। जब हमने उनसे बातचीत की कि रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके साथ वो नहीं है, तो इस पर उन्होंने भी कहा कि वो रिलायंस के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो किसान हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तोड़फोड़ करने वाले वो होते हैं जिससे कि देश को क्षति पहुंचाते हैं। तो खास तौर से जो रिलायंस का बयान आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। विजय जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, जरा इसको आसान शब्दों में, ताकि जो अगर किसान देख रहे हों या आम जनता जो देख रही है वो ये समझ पाए कि एक कॉर्पोरेट घराने जो हो गए, जो आरोप लग रहे थे इन पे, वो किस तरीके से आप अभी समझा रहे थे कि ये खेती करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। कई जगहों पर अलग अलग देशों का आपने उदाहरण दिया कि वहां पर तो फ्री में जमीन मिल रही है कि आइए आप यहाँ व्यापार कीजिए, लेकिन यहाँ देश में किस तरीके की चुनौती और क्यों ये कॉर्पोरेट घराने ऐसे जो स्पष्टीकरण दिए गए कि यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, क्यों, कहाँ कितनी दिक्कत, समझाइए। देखिए, किसान भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, इस देश में कोई 1000 एकड़ का कोई प्लॉट नहीं, सब जगह 2, 3, 4 एकड़ की जमीनें हैं। हर जमीन को खरीदना और हर एक का मालिक अलग, उसका फिर रजिस्ट्रेशन कराना। मान लीजिए कि मैंने 50 एकड़ जमीन ले भी ली और साथ वाले किसान ने देने से मना कर दिया, तो मेरा एक बड़ा प्लॉट तो बन ही नहीं सकता। और अगर एक ही परिवार में एक आदमी के पास 20 एकड़ जमीन है और वो 10 दे देता है और 10 नहीं देता, तब भी किसी का कोई फायदा नहीं है। तो आज जिस तरह से भारत की स्थिति है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे छोटे छोटे लैंड पार्सल हैं, मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए किसी भी तरह से इस जमीन को खरीद के और बड़े कॉर्पोरेट वे में काम करना कोई फिजिबल है। ना तो उसमें कोई आर्थिक मुनाफा हो सकता है किसी का, ना उसमें कोई बात बन सकती है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इतने सारे डिस्प्यूट हो जाएंगे और जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ही मना कर देगा कंपनियों को कि भाई साहब ऐसा काम मत करिए जिससे जबरदस्ती हमें रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी टारगेट करे। तो ये आप आर्थिक स्थिति समझिए, राजनीतिक स्थिति समझिए, जमीन की हकीकत समझिए, और जिस तरह से जमीनों के दाम है, अगर मेरे पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जमीन के अलावा और बहुत सारी जगह है जहां मुझे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। मैं जमीन लेके खेती क्यों करूंगा? सही बात है। ठीक है, विजय जी जरा रहिए साथ। अमित भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इस बीच हमारे साथ अनिल धनबट जो कि अध्यक्ष हैं शेतकारी संगठन के, वो जुड़ चुके हैं और उनसे ही मेरा अगला सवाल होगा। अनिल जी, ये जो बयान रिलायंस की तरफ से आया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपके संगठन के तौर पर क्या रही? पहले तो हमने इन कानूनों को सपोर्ट किया है क्योंकि ये किसानों को फ्रीडम दे रही है। और दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये रिलायंस वाले, अडानी अंबानी वाले ये सब किसानों की जमीन हड़प कर लेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये दो ही आदमी पूरी दुनिया के पूरे देश की जमीन ले नहीं सकते। तो और जब से भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुआ है, तब से एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने किसान की जमीन हड़प की है। तो ये गलत तरह का मैसेज किसानों में फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के बहुत फायदेमंद रही है। हमारे महाराष्ट्र में भी पेप्सी का आलू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किया जाता है और किसान काफी खुश है। जिस तरह के दाम मिलते हैं, जिस तरह का ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट होता है, और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये किसान खुश है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ना किसी की जमीन कई सालों से किसी ने हड़प करने की कोशिश की है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाता है तो किसानों को मालूम हो जाता है कि मेरे खेत में तैयार होने वाली फसल किस दाम से बिकने वाली है। अभी क्या है, हम मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ पे गिरावी हो जाती है। ठीक है, आप साथ रहिए जरा। देखिए, इस बीच आज पूरे देश की नजर सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर 2 बजे, आपको बता दें, दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत शुरू होगी। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है और आज सरकार और किसानों के बीच एमएसपी की गारंटी और तीनों कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में सरकार ने किसानों को 2 मांगों पर मुहर लगा दी थी, जिसमें सरकार ने पराली अध्यादेश से किसानों को सजा देने के हिस्से को हटाने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ बिजली संशोधन विधेयक
को भी रोकने का फैसला किया गया। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही आज की बातचीत के सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई। देखिए, आज 8वें दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई कि बातचीत से समाधान निकल आएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। ये कानून है वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश के हित में और किसानों के हित के अंदर बिल बने और आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले ये कानून होंगे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि सिर्फ राजनीति करने वाले या कृषि की समझ ना रखने वाले ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान हैं हमारी वार्ता होगी उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा। अमित का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर देखिए किसान लगातार डटे हुए हैं। अमित, आज 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसके पहले रिलायंस की तरफ से ये बयान भी आया जो भ्रम की स्थिति को कई हद तक दूर करने में सफलता हासिल करता दिख रहा है। वहीं जो किसान है वो क्या कह रहे हैं, आज क्या बात बन जाएगी? जी बिल्कुल अर्पिता, जो किसान हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आज जो बैठक होने वाली है निश्चित तौर पर उसमें कोई ना कोई बात बनने वाली है। और दूसरी बात, जो रिलायंस का बयान आया है उसको लेकर भी किसान में जो भ्रम की स्थिति थी, जो कंफ्यूजन था, वो कहीं ना कहीं छटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि साफ साफ लफ्जों में रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग में है और ना ही उनका इरादा है कि आगे वो इस तरीके से के बिजनेस में आएंगे। तो इसको लेकर जब मैंने किसानों से बातचीत की तो उन्होंने रिलायंस के इस बयान का स्वागत किया है। और जिस तरीके से रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन वो लोग जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके साथ वो नहीं है, तो उनका रिलायंस के इस बयान का किसानों ने स्वागत किया है। और स्वागत करते हुए किसानों ने कहा है कि वो भी उन लोगों के साथ नहीं है जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे देश को क्षति पहुंच रही। तो 2 बजे बैठक होनी है। किसान नेताओं 40 संगठन के जो किसान संगठन है उनके नेता पहुंचेंगे विज्ञान भवन, जहां पर सरकार की तरफ से बातचीत होनी है। और ऐसे में जो रिलायंस की तरफ से जो बयान हुआ है उसका स्वागत कर रहे हैं किसान। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी खबर एक ये, और दूसरी बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कोरोना की 2 वैक्सीन को डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही सबसे पहले इसका विरोध करने मैदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतरे। उन्होंने इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और जयराम रमेश ने वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष की तरफ से वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करारा जवाब दिया। तो सबसे पहले अखिलेश यादव सामने आए। उन्होंने कहा समय से पहले इसे मंजूरी मिल गई जो कि खतरनाक है। वहीं शशि थरूर भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ट्रायल पूरा नहीं हुआ और ऐसे में अगर ये लगता है तो खतरनाक हो सकता है। इस सब के जवाब में जेपी नड्डा ने सामने आए और उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता नजर आ रहा है। वैक्सीन के मुद्दे पर भी विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही है। देश में बनी कोरोना वैक्सीन के विरोध पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं होता। उन्होंने यह भी लिखा कि पूरा देश वैक्सीन मिलने पर खुशी मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष गुस्से में भरे नजर आ रहे हैं और वैक्सीन का मजाक उड़ाया जा रहा है और वैज्ञानिकों की कोशिश का भी अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं पर लोगों में भ्रम पैदा करने का भी आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना महामारी के भारत में आने के 1 साल के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। जब पूरा राष्ट्र इसकी खुशी मना रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गुस्से, बेहुदापन और नफरत से भरा हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन पर उनके झूठ का कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लोग इस तरह की राजनीति को नकारते हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे लिखा, अपनी खुद की नाकाम राजनीति और दकियानूसी एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता लोगों के मन में घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे अन्य मुद्दों पर राजनीति करने की अपील करता हूं। उन्हें लोगों की जिंदगी और कड़ी मेहनत से होने वाली कमाई से खेलने से बचना चाहिए। हमने देखा है कि जब कभी भारत कुछ सराहनीय उपलब्धि हासिल करता है जो आम लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, तब कांग्रेस उन उपलब्धियों का विरोध और उपहास करने के लिए बेबुनियाद और हास्यास्पद बातें करती है। जितना वो विरोध करते हैं उतना ही वो बेनकाब होते हैं। इसका नया उदाहरण कोरोना की वैक्सीन है। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। इसको समय से पहले मंजूरी दे दी गई, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें। ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद अखिलेश यादव के बयान से शुरू हुआ। एक और देश में नए साल पर दो वैक्सीन आने पर खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष की ओर से वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें अखिलेश ने वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दिया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं। हुड्डा को रोज सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ऐसी बयानबाजी कर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को धक्का पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राजनीतिक नेता और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन्हें गर्व नहीं हो रहा कि भारत में ये वैक्सीन हुआ है? भारतीय साइंटिस्टों ने, कंपनियों ने मेहनत किया है दिन रात ताकि भारतीय जो हैं वो सुरक्षित हों। वह किस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि सरकार जो है कोई बचकाना हरकत ऐसे करेगी कि जो उचित ना हो वो करे? हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट भी किया है कि किन कारणों से, किस रूप से ये दोनों वैक्सीन अप्रूव हुए हैं और क्या इनकी योजना रहेगी। पहले हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन जो मेहनत कर रहे हैं पिछले कई महीनों से दिन रात बिना छुट्टी के, बिना नींद के, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अन्य लोग हैं, उनके साथ वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है पता नहीं किस दशक में भारत को वापस उल्टी दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने शशि थरूर और विपक्ष के बयान को वैज्ञानिकों का अपमान बताया और उनसे माफी की मांग की। हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन पर पूरे देश को, दुनिया को गर्व है कि 2 वैक्सीन हमने जो सीरम इंस्टीट्यूट ने और भारत बायोटेक ने बनाया है, इस पर बधाई देने की जगह उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पार्टियां हैं? और अखिलेश यादव का कहना ये बीजेपी की वैक्सीन है। शशि थरूर और जयराम रमेश, राशिद अलवी साहब, ये लोग किस तरह की जबान बोल रहे हैं? पहले धार्मिक संगठन भड़काते थे, अब ये लोग भड़काने में लग गए। ये विपक्ष में रहकर क्या इस तरह की भाषा बोलेंगे? देश स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विपक्ष पर पलटवार किया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बकायदा देखिए एक ट्वीट किया और लिखा कि ऐसे अहम मुद्दों पर राजनीति करना किसी के लिए भी शर्मनाक है।
श्री शशि थरूर, श्री अखिलेश यादव और श्री जयराम रमेश कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने में पालन किए गए साइंस आधारित प्रोटोकॉल को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। जागिए और देखिए कि आप सिर्फ खुद को बदनाम कर रहे हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई कि वैक्सीन के बाद कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही लोगों से किसी तरह की अफवाह पर यकीन न करने की भी अपील की। From the public side of view, I think the most important challenge is to reassure the public that this is a safe and effective vaccine. They should not really start getting worried about all the rumors and the infodemic that is going along in social media. Have faith in your scientists, in your regulatory authorities. कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।